खबर का। शुरुआत करते हैं इस वक्त की 5 बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर, बसपा प्रमुख मायावती के भाजपा पर निशाने की। मायावती ने कहा कि भाजपा रोजगार को लेकर कांग्रेस के नक्शे कदम पर चल रही है। दूसरी बड़ी खबर, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिन की। अखिलेश यादव ने एबीपी गंगा से कहा कि भाजपा पुलिस प्रशासन और पैसों के दम पर चुनाव लड़ रही है। बसपा के बागी ने अखिलेश का जन्मदिन मनाया। तीसरी बड़ी खबर, यूपी में मेगा वैक्सीनेशन की है। जुलाई में हर दिन 10 लाख टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। और कोरोना के खिलाफ जंग में ऑस्ट्रेलियाई सांसद क्रेग केली ने सीएम योगी की तारीफ की। चौथी बड़ी खबर उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत से जुड़ी है। वो दिल्ली में मौजूद हैं और कल देर रात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। वहीं पांचवी बड़ी खबर वाराणसी से सामने आई है, जहां पर शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। तो ये 5 बड़ी खबरें हैं। इसके अलावा भी कुछ और अहम खबरें हैं, आपको विस्तार से जानकारी देंगे। तो सबसे पहले बात बदायूं की, जहां पर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। पुलिस ने दोनों पक्षों को हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि बिजली ट्रांसफार्मर के चंदे को लेकर यह विवाद हुआ था और बिसौली कोतवाली क्षेत्र के गांव भमोरी का ये पूरा मामला है। तो बदायूं की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जमकर इनके बीच लाठी डंडे चले। बताया जा रहा है कि बिजली ट्रांसफार्मर के चंदे को लेकर विवाद शुरू हुआ था और देखते ही देखते ये खूनी संघर्ष में बदल गया। बदायूं के बिसौली कोतवाली क्षेत्र के गांव भमोरी का ये पूरा विवाद है। तो जांच का विषय ये भी है कि आखिर ट्रांसफार्मर में चंदे का मामला कहां से आ गया। क्या बिजली विभाग की तरफ से कोई रकम मांगी गई थी? बिजली विभाग की संघर्ष के पीछे क्या भूमिका है, इसकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ट्रांसफार्मर को लेकर चंदा इकट्ठा करने पर विवाद हुआ था। तो ये चंदे का मामला कहां से आया, इस पर भी पुलिस को देखना चाहिए। बदायूं के बिसौली कोतवाली क्षेत्र में ट्रांसफार्मर के चंदे को लेकर बवाल हुआ और जमकर मारपीट हुई। सिद्धार्थनगर में दबंगों ने एक ही परिवार के लोगों को बेरहमी से मारा पीटा। इस दौरान बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। मारपीट की ऐसी तस्वीरें आपने बहुत कम देखी होंगी। यहाँ कुछ दबंग एक ही परिवार के लोगों को बेरहमी से मार रहे हैं। इन पर गुस्सा इस कदर हावी है कि इन्होंने बच्चों और महिलाओं तक को नहीं बख्शा। बहुत बुरा ये ना। ये सिद्धार्थनगर से आई हैरान करने वाली तस्वीरें, जहां शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के कोयरीडीहा गांव में कुछ दबंग एक ही परिवार के सदस्यों को बुरी तरह से मारपीट रहे हैं। किसी को जमीन पर गिराकर मारा जा रहा है तो किसी को लात घूंसों और डंडों से। इस दौरान दबंग बच्चे और महिलाओं को भी मारते हैं। यही नहीं, जो बीच बचाव करने की कोशिश करता है वो भी इन दबंगों का शिकार होता है। बताया जा रहा है कि ये मारपीट चुनावी रंजिश को लेकर हुई है। बहुत बुरा ये ना। जहां प्रधान प्रतिनिधि और उसके समर्थकों ने एक ही परिवार के लोगों के साथ मारपीट की, जिसका वीडियो तेजी से वायरल है। और अब देखना यह है कि पुलिस इस मामले में कितनी कड़ी कार्रवाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एटा में हर्ष फायरिंग का एक ऐसा मामला सामने आया जिसे सुनकर देखकर आप हैरान हो जाएंगे। क्या है ये मामला, रिपोर्ट देखिए। ये तो हद हो गई। वाकई ये कल्पना से परे है। भागवत कथा के मौके पर भी हर्ष फायरिंग।
सुनकर अजीब नहीं, गुस्सा आता है। इन्हें तो बस मौके की तलाश। असलहे से खेलना जैसे इनकी आदत हो गई। आखिर इन युवाओं को हो क्या गया? कलम किताब की बजाय कट्टा या असलहे ने कैसे ले ली? ये एटा में कोतवाली देहात के गलुआ गांव से हर्ष फायरिंग की ऐसी तस्वीर है जो सिर्फ हैरान नहीं करती, कई सवाल भी खड़े करती है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ बड़ी संख्या में लोग जमा है, मेला लगा हुआ है और मौका है भागवत कथा के बाद मटकी फोड़ने का। मटकी फोड़ने के लिए हर्ष फायरिंग की जैसे यहाँ प्रतियोगिता हो रही है। युवाओं के बीच लाइसेंसी असलहे से निशाना लगाकर मटकी फोड़ने की होड़ है। इस दौरान कुछ लोगों का फायर मिस हो जाता है, लेकिन लाल कुर्ता पहना शख्स एक के बाद एक 2 फायर करता है। हालांकि वो तब तक मटकी नहीं फोड़ पाता, लेकिन वहां जमा लोग उसका उत्साहवर्धन करते हैं। हर्ष फायरिंग का ये वीडियो खूब वायरल। पुलिस क्या कार्रवाई करेगी सबको मालूम, लेकिन जरा सोचिए, इतनी भीड़ के बीच असलहे से फायरिंग कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। एबीपी गंगा के लिए एटा से राकेश की रिपोर्ट। गाजीपुर में ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। मामला भुड़कुड़ा इलाके के जखनिया बाजार का है। यहां पर हंगामा करने वाले दोनों पक्ष के 10-10 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि जखनिया ब्लॉक प्रमुख बाजार में आमने सामने आ गए, जिसके बाद दोनों उम्मीदवारों के समर्थक एक दूसरे से भिड़ गए। दोनों ही ब्लॉक प्रमुखों के प्रतिनिधि बाजार में अपने उम्मीदवार का प्रचार कर रहे थे, लेकिन किसी बात पर इनके बीच झगड़ा हो गया और देखते ही देखते ये एक दूसरे से मारपीट करने लगे। वहीं जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जिसने मामले को शांत कराया और शांति भंग के आरोप में दोनों पक्षों के 10-10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जनपद गाजीपुर के थाना भुड़कुड़ा के अंतर्गत जखनिया तहसील के पास संतोष यादव और मसाला सिंह, ये 2 लोग जो अपने अपने प्रत्याशी ब्लॉक प्रमुख के लिए लड़ाना चाहते हैं, इसमें जो इनके बीडीसी मेंबर हैं, इनको लेकर के आपस में कुछ कहासुनी हुई थी। इसकी सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच गई और 10-10 लोगों को दोनों पक्षों से गिरफ्तार किया गया है 151 सीआरपीसी के तहत, और इनको भारी मुचलके से पाबंद भी कराया जा रहा है। अगर ये भविष्य में कोई घटना करने की कोशिश करते हैं तो इनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाए। और अब खबर बिजनौर से, जहां पर चुनावी रंजिश में महिला ग्राम प्रधान को जहर देकर मारने का आरोप है। बताया जा रहा है कि ग्राम प्रधान को शादी समारोह के दौरान जहर दिया गया। इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। वहीं एक आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। शिक्षा देवी एक फंक्शन में गई थी, अपनी ही सुजाति के पास में मरहा था। भोजन में ऐसा लगा कि कोई जहरीला पदार्थ खा लिया, उनकी तबीयत बिगड़ी, अस्पताल गई, मेरठ रेफर हुई, रास्ते में उनकी मृत्यु हुई। पंचायत रामा पोस्टमार्टम कार्रवाई किया गया। ये घटना 29 तारीख का है। उनके पति द्वारा एक तहरीर दिया गया है जिसमें 5 लोगों को नामित किया गया है। उसमें से एक को हिरासत में लेकर के पूछताछ किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज अपना जन्मदिन मनाया। लखनऊ से लेकर प्रदेश के तमाम शहरों में सपा के कार्यकर्ता उनका जन्मदिन धूमधाम से मना रहे हैं। खुद अखिलेश यादव ने भी लखनऊ में पार्टी कार्यालय पर अपना जन्मदिन मनाया। इस दौरान पार्टी के कई नेता दफ्तर में मौजूद रहे। सीएम योगी ने भी फोन कर अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई दी। अखिलेश ने अपने जन्मदिन के मौके पर एबीपी गंगा से खास बातचीत की और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा पुलिस प्रशासन और पैसे के बल पर चुनाव लड़ रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन है और तमाम सारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, एमएलसी हैं, वो उन्हें जन्मदिन की बधाई देने के लिए पहुंचे हैं। आप इधर देखिए रामवृक्ष यादव जी हैं, राजपाल कच्छप जी हैं और इधर मंच पर अखिलेश यादव जी मौजूद हैं। साथ ही साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री अहमद हसन भी मौजूद हैं। इसके अलावा तमाम सारे उनकी सरकार में जो कैबिनेट मंत्री रहे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम सारे कार्यकर्ता अलग अलग जिलों से, अलग अलग प्रदेश से भी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और बधाई दे रहे हैं अखिलेश यादव को जन्मदिन की। और अहमद हसन मौजूद हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं, अखिलेश सरकार में सीनियर लीडर हैं पार्टी के,
विधान परिषद में नेता भी हैं वो, और वो बातें बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पे, और हम कोशिश करेंगे बात करने की। हालांकि सर आज जन्मदिन है, बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे लोग बधाई दे रहे हैं। क्या 2022 का एक तरीके से आगाज़ कर दिया आज आपने? ये समाजवादी कार्यकर्ता, समाजवादी नेता आज के दिन आकर के मिलते हैं, ये मुलाकात है। और पॉलिटिकल लोग हैं तो आने वाले समय में जो लड़ाई लड़नी है उसका भी संकल्प लेकर के जाते हैं। मुझे खुशी है कि बड़ी संख्या में समाजवादी साथी आज आए, मिलने का उनसे मौका मिला। को भी देखा, जो भी बधाई दे रहा है यही कह रहा है कि हम 22 में आएंगे। आपको सब लोग यही बधाई दे रहे हैं, यही शुभकामना दे रहे हैं। ये बड़ा सवाल जनता के बीच का है, और जिस तरह का माहौल है मुझे उम्मीद है कि जनता एक बार मौका समाजवादियों को देगी। अभी पंचायत, जिला पंचायत अध्यक्षों के जो चुनाव चल रहे हैं उसमें लगातार आप लोग शिकायत कर रहे हैं। जिस तरह का चुनाव चल रहा है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। पूरे पुलिस प्रशासन और पैसे के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। यहाँ जो लोग पहुँचे उनको क्या कहेंगे अपने जन्मदिन के मौके पर? जो भी लोग पहुँचे हैं, चाहे पार्टी के सीनियर लीडर हो, चाहे एमएलसी हो, चाहे कार्यकर्ता हो, मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ। आपने सुना क्या कहना है अखिलेश यादव का? साफ तौर पर कह रहे हैं कि 2022 में सभी जो कार्यकर्ता हैं वो भी कह रहे हैं कि सरकार बनेगी, और जिस तरीके से पंचायत चुनाव में तमाम जगहों को लेकर समाजवादी पार्टी शिकायत कर रही है उस पर भी वो साफ तौर पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन यहाँ जितने भी कार्यकर्ता मौजूद हैं पार्टी के, चाहे एमएलसी हों चाहे वो आम कार्यकर्ता हों, सभी यही बधाई दे रहे हैं कि 2022 में वो लोग आएंगे और सब इस तैयारी के साथ जुटेंगे कि फिर से वो सरकार में आ सकें। कैमरा से प्रमोद के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। वहीं अखिलेश के आरोपों पर कैबिनेट मंत्री और सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि अखिलेश आरोप लगाना छोड़ें और अपनी पार्टी की तरफ ध्यान दें। सपने देखने का सबको अधिकार है, वो भी देख लें तो हमें क्या फर्क पड़ रहा है। मैं जो जमीन से नहीं जुड़ा हो, जिसने कभी कार्य नहीं किया हो जनता के लिए, एक विशेष वर्ग के लिए ही काम किया हो, और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनने नहीं दिया हो, वो अपने लिए सपना देखना चाहता है तो उसमें किसी को इकरार नहीं होना चाहिए। मगर अच्छा होएगा कि समाजवादी पार्टी आरोप न लगाते हुए कोई ठोस विकास की और अपनी एक विजन देने का प्रयास करे। बसपा से सस्पेंड विधायक हरगोविंद भार्गव ने अखिलेश यादव से मुलाकात की, उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। हरगोविंद भार्गव अखिलेश यादव की मुलाकात करने के लिए लखनऊ पहुंचे। वहीं बसपा के बागी विधायक असलम रायनी ने भी समर्थकों के साथ अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाया। अभी आपने देखा कि तो देखिए, असलम रायनी की बात करें, हरगोविंद भार्गव की बात करें, बसपा से बागी हो चुके हैं और उन्होंने अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाया। तस्वीरें राजनीति में बहुत कुछ कहती हैं, तो क्या माना जाए कि तस्वीरों में समाजवादी पार्टी के मुखिया का केक कट रहा है, लेकिन अंदर खाने से राजनीति के भविष्य का केक समाजवादी पार्टी के साथ ही बन रहा है। दो तस्वीरें, बागियों ने बर्थडे मनाया अखिलेश यादव का, और बसपा से निलंबित विधायक हैं रायनी अखिलेश यादव से मिलने भी पहुंचे थे और केक भी काटा गया। सोनभद्र से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कांग्रेस के पूर्व विधायक ललितेश पति त्रिपाठी समेत 42 लोगों पर धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। सरकारी समिति बनाकर हजारों बीघा जमीन कब्जे का आरोप लगा इन पर। घोरावल के उम्भा नरसंहार के बाद मुख्यमंत्री खुद 2 बार दौरा कर जांच टीम का गठन किया था। अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार के नेतृत्व में एसआईटी का गठन हुआ था। जांच टीम सोनभद्र मिर्जापुर जनपद में हजारों बीघे जमीन संबंधी जांच कर रही है और शासन के निर्देश पर आयुक्त सहकारिता निबंधन मित्रसेन वर्मा ने मिर्जापुर के मड़िहान थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी राजनीतिक खबर है। चुनाव पर इसका साइड इफेक्ट भी पड़ेगा। सोनभद्र से बड़ी खबर है, कांग्रेस के पूर्व विधायक ललितेश पति त्रिपाठी समेत 42 लोगों पर धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। और सबसे अहम बात यह कि उम्भा नरसंहार मामले में सबसे ज्यादा मुखर कांग्रेस ही रही है।
चाहे प्रियंका गांधी की बात करें या फिर अजय कुमार लल्लू की बात करें, उम्भा नरसंहार पर ये सब उसकी बरसी मनाने पहुंचते हैं, लेकिन सरकारी समिति बनाकर हजारों बीघा जमीन पर कब्जे का आरोप लगा है। घोरावल के उम्भा नरसंहार के बाद मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया था, उन्होंने दौरा किया था और इस पूरी जांच पड़ताल में मामले जो सामने आए हैं, शासन के निर्देश पर आयुक्त सहकारिता निबंधन मित्रसेन वर्मा ने मिर्जापुर के मड़िहान थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया है। वहीं पूरा मामला सामने आने के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। उम्भा में हुई हिंसा के बाद प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर निशाना साधा था, सरकार पर भूमाफिया की मदद करने का आरोप लगाया था। तो क्या प्रियंका अब अपने पूर्व विधायक को भूमाफिया मानेंगी? लेकिन अब फर्जीवाड़े के जरिए हजारों बीघा जमीन पर कब्जा करने वाले जो पूर्व कांग्रेस विधायक है वही आ गए हैं। इस पर कांग्रेस नेता चुप्पी साध कर बैठ गए। सवाल ये उठता है, उम्भा प्रकरण पर कांग्रेस क्या राजनीतिक रोटी सेकना चाहती थी? क्या प्रियंका गांधी को इस पूरे कारनामे की खबर नहीं थी? सरकारी जमीनों पर आखिर क्यों कांग्रेस परिवार ने कब्जा किया? और हमारे साथ ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जुड़ गए हैं। वीरेश, बड़ी अजीब स्थिति है कि जिन जिन मामलों पर कांग्रेस या प्रियंका गांधी मुखर होते हैं वो मामला घूम फिरकर उन्हीं पर टूटता है। चाहे कोरोना काल में बसों का मामला रहा हो, स्कूटर निकल गई, कानून व्यवस्था का मामला देख लीजिए तो मुख्तार अंसारी को बचाने लगते हैं। उम्भा पर तो इंतहा हुई राजनीति की कांग्रेस की तरफ से, अब दामन उन्हीं के गंदे दिख रहे हैं। देखिए, ललितेश पति त्रिपाठी कोई सामान्य घराने से नहीं आते हैं, बल्कि पूर्वांचल के कद्दावर नेता कमलापत त्रिपाठी के घराने आते हैं। ग्रैंडसन है उनके, और ऐसे में उनका नाम आया है। और ललितेश पति त्रिपाठी को जिम्मेदारी प्रियंका गांधी ने दे रखी है। ब्राह्मण जोड़ो अभियान चला रहे हैं और ऐसे में उनकी जो भूमिका संदिग्ध दिखाई दे रही है। और ये कोई सामान्य कांड नहीं था, ये उम्भा कांड है। और उम्भा कांड में 10 आदिवासियों पर गोली चली थी जिनकी मौत हुई थी। 28 से ज्यादा लोग आदिवासी जो है घायल हुए थे। आदर्श सोसाइटी बनाई गई थी। सोसाइटी बनाकर आदिवासियों की जमीन हड़पने का काम, हजारों बीघा जमीन हड़पने का काम किया था इस तरह के लोगों ने। और वहां दोनों पक्षों में गोली चली थी और यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबर बनी थी। न केवल प्रियंका गांधी बल्कि सभी विपक्षी दल वहां धरना प्रदर्शन करने पहुंचे थे। प्रियंका गांधी ने वहां संघर्ष किया था और पहुंची थी, लेकिन ललितेश पति त्रिपाठी और कांग्रेस के कई और नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। ये एक बड़ी बात है। हमारे साथ कांग्रेस विधानमंडल दल के हम कह सकते हैं अवधेश जी बिल्कुल, वीरेश सुन पा रहे हैं हम आपको। जी अवधेश, मैं ये कह रहा हूं कि हमारे साथ दीपक सिंह हम खुद मौजूद हैं इस पूरे मामले पर अपना पक्ष रखने के लिए, क्योंकि उम्भा कांड के समय दीपक सिंह खुद प्रियंका गांधी की टीम के साथ वहां गए थे। और ऐसे में हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पूरे मामले में ललितेश पति त्रिपाठी की क्या भूमिका है, किस रूप में प्रियंका गांधी गई थी और क्या पूरा मामला है। दीपक सिंह, जिस तरीके से नाम सामने आ रहा है ललितेश पति त्रिपाठी का, उसमें आपका क्या कहना है? आप कैसे अपना पक्ष रखेंगे? क्योंकि जिस तरीके से 10 आदिवासियों की हत्या हुई थी, संघर्ष हुआ था और साथ ही साथ वहां पर 28 से ज्यादा लोग घायल हुए थे, तो ऐसे में किस रूप में अपना पक्ष रखेंगे? शायद अगर ललितेश जी के आगे त्रिपाठी नहीं लगा होता तो सरकार ये कदम 2 साल बाद अपनी असफलताओं को, अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए नहीं दिखाती। ये मामला जब उच्च न्यायालय में लंबित है, आज तक के इतिहास में कभी ऐसा देखने को नहीं मिला जो मामला न्यायालय में लंबित हो उस पे इस तरह की FIR कराई गई हो और FIR को तिल का ताड़ बनाया जा रहा है। सरकार पूरी तरह से जो प्रदेश की जनता समझ रही थी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, और ख़ास तौर से जिस तरह से एक जाति विशेष को टारगेट करने के लिए सरकार हमेशा जब से बनी है तब से लेकर आज तक 4-4.5 साल के कार्यकाल में कम से कम हजारों ऐसे उस जाति के लोगों को प्रताड़ित किया गया है कि एक सिर्फ और सिर्फ वही घटना है। इसमें ना तो 1000 का जिक्र है किसी FIR में। ये जो मेरी जानकारी में मामला है ये किसी सामाजिक कार्य, किसी पार्क को आवंटित जमीन के संदर्भ में है, जिस पे कोर्ट में मामला लंबित है। कोर्ट से बड़ा हो गई सरकार, कोर्ट से बड़ी हो गया था ना। उसके बाद सरकार करना क्या चाहती है? सरकार किसी
नेता पर जिसके परिवार का उत्तर प्रदेश में रुतबा रहा हो, पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी घुस नहीं पाएगी। जिस परिवार पे हाथ डालने की फर्जी मुकदमे फंसाने की कोशिश की गई है, और पूरा प्रदेश जानता है कि नियम कानून तर्क संगत तरीके से कोर्ट के बाद रेणुका कुमार की रिपोर्ट 2 साल बाद लाई जाती है, अपने पाप को छुपाने के लिए, बेरोजगारों से ध्यान भटकाने के लिए, महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए, कोविड में जिस तरह से लोग मरे हैं, लाशें दिखाई पड़ी हैं, इलाज के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में, वेंटिलेटर के अभाव में लोग तड़पते रहे हैं, उसको सरकार छुपाने के चक्कर में दूसरी गलती कर रही है, दूसरा पाप कर रही है। इसका भी खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। आप आरोप लगा रहे हैं कि अगर ललितेश के आगे त्रिपाठी नहीं जुड़ता तो इस तरह के मामले में उनका नाम नहीं घसीटा जाता। ये तो एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। ललितेश पर त्रिपाठी ने अगर काम गलत किया है, उनके लोगों ने काम गलत किया है, तो एसआईटी जांच में उनके नाम आ रहे हैं, तो फिर इसमें जातिवादी बातें कहां से आ गई? रेणुका जी दिल्ली क्यों चली गई? जिस कमेटी की रिपोर्ट दिल्ली क्यों चली गई हो? मामला न्यायालय में है तो न्यायालय भरोसा नहीं किसी को। मामला न्यायालय में खुद त्रिपाठी परिवार न्यायालय गया है, ललितेश जी के परिजन न्यायालय गए हैं, सरकार नहीं गई है। वो खुद न्याय, चूंकि सरकार पर भरोसा नहीं है, सरकार उनका उत्पीड़न करना चाहती है, ललितेश त्रिपाठी के परिवार का उत्पीड़न करना चाहती है। वो चाहती है कि जो आवाज़ वो अपने संघर्षों के माध्यम से, संगठन के माध्यम से, कांग्रेस के माध्यम से उठा रहे थे, उस पे उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश निरंतर चल रही थी। जब उम्मा में आंदोलन हुआ था तो वहाँ आप भी थे, हम सब थे, ललितेश त्रिपाठी भी थे, तब भी रोक कोशिशें हुई थी, तब भी सरकार ने चाहा था कि इशू ना उठे। तो ये सरकार हमेशा ऐसे चीज़ें करती है। जिस तरह से आपने पीछे देखा था, जब एक दलित युवती के साथ दुराचार होता है, उसकी लाश को किस तरह से तेल डाल के जलाती है, तब भी सरकार यही जस्टिफाई कर रही थी, कोर्ट से फटकार मिली थी। इस घटना में भी कटघरे में सरकार खड़ी होगी और सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ, उनके चाहने वाले, उनके साथ रह के ट्रस्ट चलाने वाले लोगों ने जो हजारों एकड़ का घोटाला किया है, सैकड़ों बीघे जमीन कब्जा की है, उनको जेल जाना पड़ेगा, त्रिपाठी परिवार को नहीं। तो कौन हजारों एकड़ जमीन कब्जा कर रहा है? किस पे आरोप लगा रहे हैं आप? जल्द सामने आएगा। सरकार जाने के बाद कम से कम 2 दर्जन भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े शीर्षस्थ लोग जेल जाएंगे, जिन्होंने जमीनों पर कब्जा किए हैं, अपने ट्रस्ट के नाम आवंटन कराए हैं, फर्जी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, स्कूल संचालित किए हैं सरकार के कार्यकाल में। इन सबसे ध्यान भटकाना, चूंकि ये मुद्दा बन रहा था, इन सबसे ध्यान भटकाने की कोशिश है और त्रिपाठी परिवार को प्रताड़ित करने की कोशिश मात्र है। देखिए, ये सरकार जीरो टॉलरेंस रखती है भ्रष्टाचार के खिलाफ। सरकार का ये दावा है, किसी भी तरीके से जो उलूल जुलूल काम है, जो पिछली सरकारों ने किया है, ये सरकार नहीं करती है, ऐसा सरकार का दावा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ और तमाम मामलों में जीरो टॉलरेंस रखने वाली सरकार पर आप इस तरह के आरोप कैसे लगा रहे हैं? जिस सरकार में अब तक के सबसे बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है इस सरकार में जहां घोटाले नहीं हुए हैं? इसमें बच्चों के भोजन का घोटाला हुआ, बच्चों के ड्रेस का घोटाला हुआ, इसमें खाद्यान्न घोटाला हुआ, इस सरकार में बिजली घोटाला हुआ, बिजली मीटर जो घर घर जा रहा है वहाँ घोटाला हुआ। इस सरकार में ऐसा कोई विभाग नहीं बचा, भर्ती घोटाले से लेकर, शिक्षा घोटाले से लेकर, खनन घोटाले से लेकर सारे घोटाले इस सरकार के सामने आए हैं। उन सबको सरकार ने अभी तक उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने जिस तरह कोरोना नियंत्रण को लेकर काम किया, उसकी तारीफ अब 7 समंदर पार भी गूंजने लगी है। ऑस्ट्रेलियाई सांसद ने कोरोना के खिलाफ जंग में सीएम योगी की तारीफ की है। सांसद क्रैग केली ने यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम से उत्तर प्रदेश की तुलना करते हुए कहा कि यूपी में 230 मिलियन आबादी के बाद भी यहां कोरोना के सिर्फ 182 केस हैं, जबकि यूनाइटेड किंगडम की आबादी सिर्फ 67 मिलियन है, लेकिन वहां पर कोरोना के 20,479 मामले हैं।